प्रधानमंत्री ने कहा कि गांवों में रोजगार हेतु विविध कार्यों के लिए 25 कार्य क्षेत्रों की पहचान की गई है। ये 25 कार्य या परियोजना गरीबों के लिए ग्रामीण आवास, पौधारोपण, जल जीवन मिशन के माध्यम से पेयजल के प्रावधान, पंचायत भवन, सामुदायिक शौचालय, ग्रामीण मंच, ग्रामीण सड़कें, मवेशी घर जैसे अन्य बुनियादी ढांचे, आंगनवाड़ी भवन आदि से संबंधित हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अभियान से ग्रामीण क्षेत्रों को आधुनिक सुविधाएं भी मिलेंगी। उन्होंने कहा कि युवाओं और बच्चों की सहायता के लिए हर ग्रामीण घर को हाई स्पीड और सस्ते इंटरनेट की भी बड़ी आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने कहा यह पहली बार है कि शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा इंटरनेट उपयोग हो रहा है, इसलिए फाइबर केबल बिछाने और इंटरनेट उपलब्ध कराने को भी इस अभियान में शामिल किया गया है। ये कार्य अपने गांव और अपने परिवार के साथ रहते हुए किए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर किसान समान रूप से आवश्यक हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने अनचाहे नियमों और शर्तों को हटाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है, जिससे किसान देश की किसी भी हिस्से में मुक्त रूप से अपनी उपज को बेच सकें और फसल का बेहतर मूल्य देने वाले व्यापारियों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ सकें। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों को बाजार से प्रत्यक्ष रूप से जोड़ा जा रहा है और सरकार ने कोल्ड स्टोरेज आदि जैसे लिंकेज के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश उपलब्ध कराया है। इस पहल के मुख्य उद्देश्यों में निम्नलिखित शामिल हैं: अपने अपने क्षेत्र या गांव वापस लौट चुके प्रवासियों और इस तरह से अत्यंत प्रभावित ग्रामीण नागरिकों को आजीविका का अवसर प्रदान करना, गाँव को सार्वजनिक बुनियादी ढांचों से परिपूर्ण करना और आजीविका के अवसरों का सृजन करना। इसमें सड़कें, आवास, आंगनवाड़ियाँ, पंचायत भवन, विभिन्न आजीविका परिसंपत्तियाँ और सामुदायिक परिसर इत्यादि शामिल हैं। विभिन्न प्रकार के कार्य सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक प्रवासी श्रमिक को आने वाले 125 दिन में अपने कौशल के अनुसार रोजगार का अवसर प्राप्त हो जाए। यह कार्यक्रम लंबे समय तक आजीविका के विस्तार और विकास के लिए भी तैयार करेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय इस अभियान के लिए प्रमुख नोडल मंत्रालय है और इस अभियान को राज्य सरकारों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए लागू किया जाएगा। अब हम संपादकीय देखते हैं। आज से कुछ महीने पहले कौन जानता था कि विश्व में कोविड-19 जैसा संकट आएगा और न केवल आम आदमी की ज़िंदगी और आजीविका बल्कि विश्व भर की अर्थव्यवस्थाओं को बुरी तरीके से प्रभावित करेगा। ये संकट तो अभी बना ही हुआ है, ऊपर से नित नई चुनौतियां सामने आ रही हैं। कोविड-19 महामारी भारत सहित पूरे विश्व के लिए एक अप्रत्याशित आपदा है। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाएं, सूखा, बाढ़, भूकंप, चक्रवाती तूफान, एस्टेरॉयड, मेटेरॉयड आदि भी समय समय पर आते रहते हैं। प्राकृतिक आपदाओं के अलावा व्यक्तिगत समस्याएं, आकस्मिक संकट जैसे बेरोजगारी, बीमारी, एक्सीडेंट, मृत्यु आदि भी एक व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं। सामाजिक सुरक्षा से हमारा तात्पर्य ऐसा है कि अप्रत्याशित घटनाओं या प्राकृतिक आपदाओं के साथ साथ आकस्मिक संकट के दौरान सुरक्षा प्रदान करने हेतु सरकार के प्रयासों से है। जीवन के विभिन्न स्वाभाविक चरणों जैसे जन्म, गर्भावस्था, बुढ़ापा आदि के दौरान आर्थिक और स्वास्थ्य सुरक्षा भी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आती है। भारत में आज़ादी के बाद से ही सामाजिक सुरक्षा के प्रयास शुरू हो गए थे। भारत में संविधान में भाग 4 में कुछ मार्गदर्शी सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। इन्हें न्यायालयों द्वारा अनिवार्य रूप से लागू किए जाने का प्रावधान नहीं है, परंतु ये देश के शासन और प्रशासन के लिए बुनियादी विचार हैं। इसलिए देश के लिए कानून बनाते समय इन्हें ध्यान में रखना, लागू करना राष्ट्र का कर्तव्य है। अनुच्छेद 38 के अनुसार राष्ट्र के लोगों के कल्याण के लिए कड़ा प्रयास करना चाहिए और अधिकतम संभव प्रभावी रूप से उनकी सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। अनुच्छेद 41 आर्टिकल 41 आजीविका कमाने, शिक्षा प्राप्त करने और आपदा के समय सरकारी सहायता प्राप्त करने का अधिकार देता है और अनुच्छेद 47 आर्टिकल 47 के अंतर्गत लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर में सुधार तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने को राष्ट्र का प्राथमिक कर्तव्य बताया गया है।
कोविड-19 की वैश्विक महामारी ने देश की अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करने के साथ समाज के अनेक वर्गों को भी आर्थिक मोर्चे पर त्रस्त किया है। इसका सबसे अधिक प्रभाव उन आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों पर पड़ा है जो पहले ही अपनी आमदनी और आजीविका के लिए संघर्ष कर रहे थे। भारत सरकार ने इन कमज़ोर वर्गों को सहारा देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का आत्मनिर्भर भारत पैकेज में इनके लिए विशेष व्यवस्था की है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के नाम से 1.70 लाख करोड़ 1.70 लाख करोड़ रुपए की राहत का प्रावधान किया गया है। मनरेगा हेतु बजट 2020-21 में आवंटित राशि में 40,000 करोड़ रुपए का इजाफा किया है ताकि शहरों से अपने गांवों की ओर लौटे प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार ने 6 राज्यों को 116 जिलों में 50,000 करोड़ रुपए की लागत से एक विशेष गरीब कल्याण रोजगार अभियान की भी शुरुआत की है। प्रधानमंत्री द्वारा इसे 20 जून 2020 को लागू किया गया। यह अभियान अगले 125 दिनों तक जारी रहेगा। इसके अंतर्गत प्रवासी मजदूरों को 125 दिनों तक उनके कौशल के अनुरूप रोजगार दिया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने 3 महीनों के लिए 80 करोड़ गरीब परिवारों को 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो दाल तथा भोजन पकाने के लिए 8 करोड़ परिवारों को 3 महीने तक मुफ्त गैस सिलेंडर देने की भी घोषणा की है। गरीब परिवारों के वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगजनों जैसे जिनकी संख्या लगभग 3 करोड़ बैठती है, 1,000 रुपये की एक मुश्त सहायता राशि देने का प्रावधान किया गया। यूनिवर्सल बेसिक इनकम भी हम इसे कह सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम नहीं है। सरकार द्वारा पहले से चलाई जा रही जन धन योजना के अंतर्गत इसकी 20 करोड़ महिला खाता धारकों को लगातार 3 महीने तक बैंक खाते में 500 रुपये देने की व्यवस्था की गई है। देश की अर्थव्यवस्था और लोगों के जीवन को पटरी पर लाने के लिए और भी कई व्यवस्थाएं की गई हैं, जिनका जिक्र इस अंक में किया गया है। संकट की इस घड़ी में सरकार अपने नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने के लिए पुरजोर प्रयास कर रही है। अधिकांश देश अब लॉकडाउन से धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं और अपनी अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। भारत सरकार भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए लगातार उपाय कर रही है। साथ ही लोगों के जीवन में महामारी से पैदा हुई अनिश्चितता को दूर करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। निस्संदेह देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में अभी वक्त लगेगा। इस समय देश को अनलॉक करना ज़रूरी है, क्योंकि लंबे समय तक लॉकडाउन किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में गतिरोध और गंभीर संकट खड़े कर सकता है। अब जब देश अनलॉक की तरफ बढ़ चुका है, ऐसे में हम सभी की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। अनलॉक का अर्थ यह नहीं है कि कोविड-19 का संकट टल गया है और सब कुछ सामान्य हो गया है। इसका तात्पर्य यह है कि हमें इस चुनौती से लड़ना होगा और इसके बीच रहते हुए अपनी आजीविका के साथ साथ जीवन सुरक्षा का भी ध्यान रखना होगा। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाए रखें। घर से बाहर मास्क पहनकर ही निकलें और व्यर्थ घर से बाहर ना निकलें, कम से कम जब तक इस बीमारी से लड़ने की कोई वैक्सीन नहीं आ जाती। ग्रामीण भारत में सामाजिक सुरक्षा, डॉक्टर जगदीप सक्सेना जी का यह लेख है। भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी के विज़न को साकार करने का प्रयास कर रही है। इसके अंतर्गत नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है जो सामाजिक सुरक्षा के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करेगी। इसके तहत ऐसी नीतियां बनाई जाएंगी जो समाज में आर्थिक समानता को कम से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गरीबी के दलदल से बाहर निकालें। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मूल मंत्र के साथ कार्य करती भारत सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण और उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। परंतु भारत जैसे विशाल और व्यापक देश में जितनी सामाजिक विविधताएं हैं, उतनी ही विषमताएं भी चुनौती के रूप में सामने आती हैं। समाज के अनेक निर्धारित वर्ग जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति आदि सामान्यतया विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में
आर्थिक रूप से दुर्बल हैं। समाज का एक तबका ऐसा भी है जो किसी निर्धारित सूची में शामिल नहीं है, परंतु अत्यंत अल्प आय के कारण आर्थिक रूप से कमज़ोर यानी EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन श्रेणी में आता है। बड़ी संख्या में छोटे और सीमांत किसान भी अपनी आजीविका के लिए कड़ा संघर्ष करते दिखाई देते हैं। फिर वो वृद्ध हैं जो आसक्त होकर अपनी आजीविका कमाने में असमर्थ हो गए हैं। कई घरों में उन्हें अपने परिवार से भी सहारा नहीं मिलता। अनेक स्थानों और समुदायों में महिलाएं भी शोषित और वंचित के रूप में जीवन निर्वाह करने में के लिए विवश हैं। अपंगता और रोग दो ऐसी अवस्थाएं या आपदाएं हैं जो व्यक्ति को लंबे समय के लिए या स्थायी रूप से उसकी आजीविका से दूर कर देती हैं। बड़ी संख्या में असंगठित क्षेत्र के कामगार भी अपनी कम और अनिश्चित आय के कारण आर्थिक कमजोरी के शिकार रहते हैं। पूर्ण या आंशिक बेरोजगारी भी व्यक्ति के जीवन निर्वाह को कठिन बनाती है। ये सभी दुर्बल वर्ग समाज के अभिन्न अंग हैं और अपनी कमज़ोर आर्थिक स्थिति के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था के विकास में अपना योगदान भी देते हैं, भले ही वह सूक्ष्म स्तर पर हो। इसलिए इन्हें आर्थिक सहारा देना, संबल प्रदान करना न केवल सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है बल्कि संवेदनशीलता का भी प्रमाण है। ऐसी सरकारी या शासकीय सहायता को सामाजिक सुरक्षा का नाम दिया गया है, जिसे विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लक्षित वर्ग तक पहुंचाया जाता है। भारत सरकार के अनेक मंत्रालय और विभाग अपने अपने कार्यक्षेत्र के अनुसार सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं लागू कर रहे हैं। इसमें प्रमुख है ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय आदि। सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं के माध्यम से सरकार एक ऐसे समावेशी समाज के विकास के लिए संकल्पबद्ध है जहां लक्षित वर्ग के सदस्य उत्पादक, सुरक्षित और सम्मानपूर्ण जीवन जी सके। साथ में उन्हें पर्याप्त सहायता भी प्राप्त हो ताकि उनका विकास भी जारी रहे। इसके लिए शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक विकास से संबंधित योजनाएं लागू की जा रही हैं। जहां आवश्यक है वहां पुनर्वास कार्यक्रम भी लागू किए जा रहे हैं। जनसंख्या के रूप में लक्षित वर्गों की विशालता इन योजनाओं के क्रियान्वयन की एक बड़ी चुनौती है। उदाहरण के तौर पर सन 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या 20.14 करोड़ है, जबकि वरिष्ठ नागरिकों की तादाद 10.36 करोड़ है, जिसमें अब तक काफ़ी इजाफा हो चुका है। संवैधानिक उत्तरदायित्व, सामाजिक सुरक्षा। भारत के संविधान के भाग 4 में राष्ट्र के लिए कुछ मार्गदर्शी सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। इन्हें न्यायालयों द्वारा अनिवार्य रूप से लागू किए जाने का प्रावधान नहीं है, परंतु ये देश के शासन प्रशासन के लिए बुनियादी विचार हैं। इसलिए देश के लिए कानून बनाते समय इन्हें ध्यान में रखना लागू करना राष्ट्र का कर्तव्य है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 38 के अनुसार राष्ट्र के लोगों के कल्याण के लिए कड़ा प्रयास करना चाहिए और अधिकतम संभव प्रभावी रूप से उनकी सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के लिए कार्य करना चाहिए। राष्ट्र के लोगों की आय में असमानता को न्यूनतम स्तर पर लाना चाहिए और उनके स्तर, सुविधाओं तथा अवसरों के बीच भी असमानता को खत्म करने का प्रयास करना चाहिए और ऐसा करना केवल व्यक्तियों के बीच अपेक्षित नहीं है बल्कि विभिन्न स्थानों या विभिन्न व्यवसाय से जुड़े समूहों के बीच भी होना चाहिए। अनुच्छेद 41 आजीविका कमाने, शिक्षा प्राप्त करने और आपदा के समय सरकारी सहायता प्राप्त करने का अधिकार देता है। राष्ट्र को अपनी आर्थिक क्षमताओं और विकास के अनुसार लोगों के इस अधिकार को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और अपंगता जैसे विवशताओं के दौरान सरकारी सहायता देनी चाहिए। इसी क्रम में अनुच्छेद 46 समाज के कमज़ोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों के शैक्षणिक और आर्थिक हेतु पर विशेष ध्यान देने का प्रावधान करता है।
इसमें इन वंचितों को सामाजिक और अन्य अनेक प्रकार के शोषण से सुरक्षित रखने की बात भी कही गई है। अनुच्छेद 47 के अंतर्गत लोगों के पोषणिक स्तर और जीवन स्तर में सुधार तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने को राष्ट्र का प्राथमिक कर्तव्य बताया गया है। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पेयों और ड्रग्स पर प्रतिबंध लगाने की भी बात कही गई है। इन महत्वपूर्ण प्रावधानों के अलावा संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है और इसके अंतर्गत गठित संबंधित आयोग इन समूहों की सामाजिक सुरक्षा पर निरंतर निगरानी रखते हैं और समय समय पर उपयुक्त सिफारिशें भी करते हैं। देश की विभिन्न नीतियों और विधानों के निर्धारण में इन समूहों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लोकसभा, राज्यों की विधानसभाओं, पंचायतों और नगर निगमों में इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को प्रोत्साहन देने के लिए शैक्षणिक संस्थानों में वंचित वर्ग के छात्रों के प्रवेश के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसी तरह रोजगार के अवसर उपलब्ध करने और कराने के लिए सरकारी विभागों और संगठनों में इनके आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अपने संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप भारत सरकार सामाजिक सुरक्षा के सभी उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए संकल्पबद्ध है और पूर्ण सामाजिक सुरक्षा की ओर अग्रसर है।